विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष में इस बार जो है लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लोकसभा चुनाव में भी भागलपुर की जनता, अंग प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है यह जानने के लिए पैनी नजर न्यूज का खास कार्यक्रम बोलता अंग प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। अब ये मौजूद है नॉर्थ नगर के प्रसिद्ध नरसिंह काली मंदिर में। आप यहाँ का जो हवा आप देख सकते हैं। यहाँ का मौसम का मिजाज भी करवट ले लिया है और मौसम के मिजाज के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि यहाँ की राजनीति भी लगातार करवट ले रही है। एनडीए जो है सत्ता के स्वाधीन बनेंगे या महागठबंधन जो है बादशाह बनेंगे, ये हम सब आज आपको बताएंगे। सिर्फ परिणत आप बने रहिए। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, सबसे हम आपका परिचय कराएंगे। तो आइए। नॉर्थ नगर की खुशबू यहाँ की जलवायु से होती है, यहाँ के मौसम से होता है। और नॉर्थ नगर के लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज के लोग होते हैं। वो सब क्या करेंगे, किस करवट लेंगे, यह कहना मुश्किल है। राजनीतिक दल यही चर्चा होती है कि एनडीए बादशाह होंगे, कोई कहता है महागठबंधन, तो कोई कहता है निर्दलीय। तो देखना होगा, भागलपुर की मिजाज जानेंगे। आज पहली नजर न्यूज पर हम सब कुछ आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम एक लेकर आए हैं बोलता अंग प्रदेश। बोलता अंग प्रदेश के कार्यक्रम में आप हम तमाम नेताओं से मिलाएंगे, सभी अपने अपने दावे करेंगे। लेकिन क्या सच में अंग प्रदेश की समस्याओं, मूलभूत समस्या से यहाँ के लोग अभी नहीं जूझ रहे हैं? क्या स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। पहले अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराएंगे। मौजूद है पूर्व प्रखंड अध्यक्ष तरुण राय जी। तरुण राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, मंच पर आइए। आरक्षण से पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद है। पप्पू जी आप आइए। जदयू, एनडीए में जो शामिल है जदयू हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हसनैन जी नगर अध्यक्ष हैं। तालियों के गड़गड़ स्वागत कीजिए, क्योंकि सत्ता में ही है। सारे सवालों के जवाब आज इनसे लेना है, आप लोग तैयार रहिए। शिवशंकर सिन्हा जी कांग्रेस की क्या मजबूरी है, कांग्रेस क्यों राजद क्या ये घुटने टेक रहे हैं, सारे सवालों के जवाब आज इनसे हम लेंगे। आइए, आपका स्वागत है। नॉर्थ नगर की खूबसूरती, यहाँ के चाहे नेता हो या फिर जनता, नेता मंच पर लाख संघर्ष कर ले, नेता मंच पर मतभेद कर ले, लेकिन यहाँ की खूबसूरती राजनीतिक गलियारों की ऐसी है कि बाहर निकलते ही सभी दूसरे गले मिलते हैं। और आपने बड़ा बार देखा होगा, तमाम टीवी चैनलों में देखा होगा कि लोग जो है आपस में मतभेद कर लेते, मारपीट कर लेते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले न्यूज पर सभी लोग आए हैं, सब जन लोग आए हैं। यहाँ बहुत अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा, आप बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं इस डिबेट शो का हिस्सा हूँ और जो कि यहाँ ललमटिया के चौक पर रखा गया है। और इन जनसभा के बीच में मैं इन सबों से कुछ सवाल करूँगा और जनता के बीच से भी कुछ सवाल लेकर के इन नेताओं को दिया जाएगा और उनका ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जवाब देंगे। उनका देखना है क्या कहते हैं। बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? तरुण राय। आप किस पोस्ट पर हैं? पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। कितने दिन तक रहे हैं सर? 3 साल का। ये 3 साल से पार्टी के कार्यकाल के अनुरूप जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अब इनसे जो है अगला सवाल जनता से, कोई अगर कुछ करेगा तो मैं उन जनता के बीच जा रहा हूँ। अगर कोई कुछ करना चाहे तो हाथ उठा सकते हैं। कोई अगर बीजेपी से कोई कुछ सवाल करना चाहता है तो आप लोग कर सकते हैं। लगता है बीजेपी से कोई सवाल नहीं है। अब हमको ही कुछ जो है इनके बीच इनसे पूछना होगा कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या सर जी, आपका नाम? लालू यादव है। पूरा जोर से बोलिए। लालू यादव है। क्या सवाल है आपका? सवाल हम लोग का ये है बीजेपी सरकार पे कि हम लोग युवा सबको जो मतलब इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, खर्च हो रहा है, और हम लोग का जो बेरोजगारी समस्या ये कब दूर होगा? और दूसरा नंबर, जो इतना वैकेंसी बिहार एसएससी हुआ, इतना जो दिया अभी तक इसका कोई निराकरण क्यों नहीं हुआ? चलिए, बेरोजगारी प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर आज हमारे देश में है, जिसका ये इन युवक ने जो है मुद्दा उठाकर इन बीजेपी नेताओं से सवाल किया है। तो आइए इनसे जवाब लेते हैं। बेरोजगारी के लिए बड़े पैमाने पर जो है तो केंद्र सरकार ने वैकेंसी भी निकाली है। रेलवे का देखते हैं एक मुफ्त लाखों में वैकेंसी है, बिहार सरकार भी कर रही है बात। और उसके लिए लोगों को, युवा को कुशल
बनाकर जो है सो रोजगार देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम है। तो उस तरह का बहुत कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, मैं इन जनसभा से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे मजबूत मुद्दा स्थानीय मुद्दा रहेगा या राष्ट्रीय मुद्दा? अच्छा, स्थानीय के साथ राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा हावी कौन सा रहेगा? हाँ, आप बताइएगा, स्थानीय मुद्दा ज्यादा रहेगा या राष्ट्रीय मुद्दा? स्थानीय के साथ राष्ट्रीय मुद्दा। ये मैं बता दूं कि मैं मानता हूं कि वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुशल नेतृत्व के लोग हैं। स्थानीय हो गए ढीले ढाले लोग, तो क्या हमको तो मुद्दा स्थानीय से बात करनी होगी ना सर। अभी जो आपका उम्मीदवार है, बीजेपी से जो भी उम्मीदवार है अभी, उनका आपको कैसा लग रहा है? उनका कार्य पिछला जो है, कुछ आप जानते होंगे उनके बारे में, क्या जानते हैं, अच्छा बुरा कुछ बताइए। देखिए, एक यहाँ तो मुख्यतः दो है, एनडीए और यूपीए। तो एनडीए के जो है सर, वो तो यूपीए के विषय में बता दें, वो चलते फिरते 5 साल में रोड पे तो दिखाई पड़ जाते हैं। और एनडीए के जो है वो अखबार में भी 5 साल में हमको लगता है 5 बार नहीं दिखाई पड़े। चलिए, अच्छा है, इनका सोच है। चलिए, इनसे जानते हैं। आपका नाम? जान बनर्जी मेरा नाम है। क्या? जान बनर्जी जी, आपका बोलना था? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो इस प्रकार के उनके नेता कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, और ये लोग भी खुद कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। जेएनयू के छात्र थे नजीब, जो गायब हुए आज तक वो नहीं आ सके। नीरव मोदी वो आज तक नहीं आ सके। विजय माल्या वो आज तक वापस नहीं आ सके। तो फिर इस चौकीदारी का क्या फायदा? मतलब जितने भी लोग देश छोड़ करके भागे हैं मोदी के कार्यकाल में, उन सब का जवाब जो है इनको देना होगा। और एक बार तो देना होगा। एक मिनट, इनको देना होगा कि उस मुद्दे पर इनमें कितना गिरावट इनके वोटों में आएगा, इनके मूल्यांकन में आएगा, वो हम इनसे पूछ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, ये पलायन की जो बात की है, नीरव मोदी या जो माल्या भागे हैं, वो जो ऋण लिए हैं वो किस पीरियड का है ये देखिए। ये तो चौकीदार है हमारा, जो उनके डर से वो भाग रहे हैं। और ये मैं दावा करता हूँ कि यदि चौकीदार चौकन्ना है तो उनको लाकर भी दम लेंगे हमारे चौकीदार। चलिए, जिन नेताओं से आप सवाल कर रहे हैं, कृपया उनको बोलने का मौका दीजिए। सर, आप बैठ जाइए प्लीज। सर, आपका नाम क्या है? किस पार्टी से? किस नाथनगर विधानसभा? अच्छा, तो आपके राजद में जो है आजकल पूरा फूट पड़ा हुआ है, तो इस मुद्दे पर जो है आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका इस बार का जो भी उम्मीदवार है वो कितना हद तक आपने सही आदमी को टिकट दिया है? क्योंकि पिछला कार्यकाल आपने उनका देखा है, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। आज जो हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार है बुलो मंडल, हर वर्ग में का लहर चल रहा है, और तेजस्वी जी का आंधी चल रहा है पूरे बिहार में। महागठबंधन का जो हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हर घर को पक्का मकान देंगे, हर किसान को 50% मुनाफा देंगे, क्या हुआ? आज तक एक भी वादा हमारे मोदी जी पूरा नहीं किया। चौकीदार चौकीदार चौकीदार, नारेबाजी नहीं कीजिए। नारेबाजी करने से उन्होंने आज तक युवाओं को बेरोजगार बना के छोड़ दिया, पूरे देश को पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 5 साल मौका दीजिए, बिहार में एक भी गरीबी नहीं रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा तो जो भी है वो तो सवाल कर लेंगे हमारे जनसभा। लेकिन कहा जाता है कि बुलो मंडल भले ही जो भी वो कभी दिखते नहीं है, आपका इस पर क्या कहना है कि इस बार दिखेंगे क्या? बुलो मंडल सब दिन जनता के बीच रहा है। ये विरोधियों का चाल है। सभी वर्ग के लोग, भागलपुर में बुलो मंडल का आंधी चल रहा है, और तेजस्वी यादव के भीड़ में जनसलाब उमड़ रहा है पूरे बिहार में, और बिहार में पूरे बिहार में महागठबंधन का जीत होगा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। कोई सवाल करना चाहते हैं? जी, आपका नाम? रंजीत यादव।
क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि महागठबंधन, इनका जो घोषणा पत्र है राजद का अलग और कांग्रेस का अलग, और इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता को, और महागठबंधन बिहार में ही एक ही जगह दो प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय नेता ये मान चुके हैं कि जो है कांग्रेस के साथ समर्थन में है, तो कांग्रेस के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर तो आप तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले तक था कि महागठबंधन राष्ट्रीय गठबंधन है। अभी यूपी में माननीय राहुल गांधी को नेता मानने के लिए अखिलेश जी तैयार नहीं है। बिहार में तेजस्वी जी अपने जो उम्मीदवार खड़ा किए हैं, उनके सहोदर भाई अपने उम्मीदवार। चलिए आपके सवालों का जवाब उनसे ले लेते हैं। आपके राष्ट्रीय नेता का नाम एक बार उनको बता दीजिए। हमारा प्रधान जब जीत के आएंगे तब उनका फैसला होगा। और ये जहाँ बोल रहे हैं वो हमारा घर का लड़ाई है, और पूरा बिहार तेजस्वी यादव को नेता मान रहा है। ये हमारा देश तेजस्वी एक है, ये झूठो हवा फैला रहा है, और दोनों महागठबंधन के साथ है, और लालू राबड़ी जी के साथ है, बिहार के जनता उनके साथ है। चलिए पहली बार यहाँ भागलपुर से कम इतना तो खुलासा हो रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में अभी भी कोई वैसा छूट नहीं है जो कि कल विस्तार पूर्वक दिखाई पड़े। तो अब अगले नेता की ओर चलते हैं। सर आप अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अंसारी है, आपके साथ, और मैं जदयू से हूँ, नगर अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ भागलपुर के, और यूनिवर्सिटी के सीनेट के भी सदस्य। एक पहला सवाल तो मेरा ले लीजिए कि इस बार बीजेपी को पूरा कम सीट दिया गया, आपके पार्टी पूरा वर्चस्व जमाना चाह रही है, या नीतीश कुमार आगे बढ़ना चाह रहे हैं? बीजेपी को कम सीट कहाँ, बीजेपी को तो बराबर सीट मिली है। दो भाई ने बराबर अपना हक ले लिया, पिछले साल 17 ले लिया। पिछले चुनाव से बहुत कम सीटों पर इस बार बीजेपी में लड़ी है बिहार में। तो देखिए, जब आपस में मेल होता है तो एक आदमी कम लेता है तो एक आदमी ज्यादा ले लेता है, तो उसमें हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। मेरा कहना यह है कि लालू की हवा अब खपा हो गई, लालू की हवा अब खपा हो गई, और नीतीश की हवा अब जमा हो गई। मेरा ये कहना है कि मैं इस चीज को फिर से दोहरा देता हूँ कि लालू की हवा अब खपा हो गई और नीतीश की हवा अब जमा हो गई। बादलों ने भी गरज कर कहा नीतीश कुमार जिंदाबाद, धरती ने भी कड़क कर कहा नीतीश कुमार जिंदाबाद। पूछो बहती हुई गंगा से, उनसे भी आवाज आएगी नीतीश कुमार जिंदाबाद। सर पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत भरोसा है नीतीश कुमार पर, और जो भी है जनता विश्वास कर रही है इतने सालों से। बिहार एसएससी का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, बिहार एसएससी का रिजल्ट, जो एग्जाम हुआ है, जो एग्जाम लिया गया है, उसका परिणाम आना है, और बहुत से परिणाम आए, और थोड़ा समय, हर चीज के लिए थोड़ा समय लगता है, अपने परिणाम आएगी। अपनी राय रखने के लिए तो ज्यादा हम लोग के पास स्पेस नहीं रहता है, पर एक जो भी नेतागण उनसे जिस पार्टी से जुड़ते हैं, एक बात का ध्यान रखिए कि उनका जो है थोड़ा सा सब चीज का, सब शिक्षा, रोजगार और सड़क, सब पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। अब शिक्षा का जो हाल कुछ दिनों से इस एग्जामिनेशन में बिहार एसएससी पन्ना जिला नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान पैसा लेकर के भी नहीं हुआ है, उन सबको जो है क्लियर होना चाहिए या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। अभी शिक्षा की अगर बात करें, और जो नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक लोग जो आज एकदम कंधे से कंधे मिला करके तैयार है, दो टुक उसका ये एक सवाल ये है कि अभी मदरसा में 3000 वेतन पाने वाले को 20,000 वेतन कर दिया नीतीश कुमार ने। भले ही उसके फर्स्ट डिवीजन वाले को 10,000 मिलना, सेकंड वाले को 15,000, अभी जो शुरू किया है कि स्नातक वाले को 25,000। ये जो बिहार में जो शिक्षा का स्तर आज जो बढ़ा है, दो टुक नीतीश कुमार का देन है, इसको कहीं से काटा नहीं जाता। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। और इनसे कोई कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी जल्दी। जैसा कि प्रशांत बनर्जी, जैसा कि माननीय नेता जदयू के जो है यहाँ पे मौजूद, उन्होंने कहा कि
नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मगर बहती हुई गंगा जब हमने पूछा तो नीतीश कुमार वाले में ये सवाल आया कि हर घर में, हर एक घर में, चाहे कोई भी घर हो, वहाँ एक डिलीवरी शराब माफिया बना रखे हैं। शराब बंद होने के बावजूद शराब माफिया हर एक घर बनाया गया। शराब भी अहम मुद्दा है नीतीश कुमार जी के लिए। और कोई यदि उसे कोई सवाल करना चाहता है तो एक बार में आगे आ जाइए। हमारा सवाल ये है कि जब यूजीसी ने 2009 रेगुलेशन जब बनाया तो बिहार में ये सिस्टम लागू नहीं था, और जिसके वजह से जो बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली की, इसमें किसी बिहारी जो पीएचडी धारी पर नहीं हुआ, और नतीजा ये हुआ कि जो अदर स्टेट से जो पीएचडी करके आए और उन लोगों हमारे बिहार में सारी नौकरी उन लोगों को करने लगी। तो ये बहुत बड़ी तौहीन है। और क्या यूजीसी ने फिर पॉलिसी तय किया कि अब 2016 से जो के बाद जो बहाली होगी उसके बाद लिया जाएगा, लेकिन 14 की वैकेंसी वो तो बेकार चली गई। हमारा सवाल यही है आपसे, ये बहुत बड़ा जो है बिहार और बिहारियों के लिए बहुत बड़ा समाचार है। जी, आपका नाम? डॉक्टर देवकांत जी, धन्यवाद सर। हाँ, पहले तो शराब पर जी, पहले तो शराब पर, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत कड़े तरीके से शराबबंदी करवाई, जो कि कुछ हद तक कुछ कहीं भी कुछ सवाल आ ही उमड़ता है आपके लिए, तो एक बार बता दीजिए। देखिए, शराब जहां तक सवाल है, और नीतीश कुमार को शराब के ऊपर सारे लोग को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि क्या स्थिति बनी शराब के, जिस समय शराब बिकती थी तो क्या स्थिति थी। आज थाने वाले से पूछिए, सुधार तो हुआ है, लेकिन कालाबाजारी कब तक बंद होगा। ये लोग ये पूछ रहे हैं कि कालाबाजारी कब तक बंद होगा। क्या आप लोग का यही कहना है? अगर कह रहे हैं तो इसका समर्थन कीजिए। काला बाजारी वाले रोज पकड़ा रहे हैं, रोज जेल जा रहे हैं, डेली पकड़ा रहे हैं, डेली जेल जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है। देखिए काला बाजारी जो करने वाले हैं, कम से कम उनको देखिए, कोई भी चीज तुरंत नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूरा डिबेट में हमको पहले परिचय पूरा करना चाहिए, उसके बाद फिर हम एक एक सवाल इसीलिए ले रहे हैं आप लोगों से कि हम एक बार पूरा करें। सर आप बैठ जाइए। आपका नाम सर? डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद सिन्हा। शिवशंकर जी, और 2006 से अभी तक कंटिन्यू। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार है? उनके बारे में 5-10 लाइन जो है अच्छा मतलब उनका किया कराया कुछ मतलब अच्छा आप बता दीजिए। राहुल जी के बारे में, उसके बाद फिर राहुल जी के बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सुना जाए प्रशांत, जिस समय मोदी जी आए थे, आप तो मीडिया है, और आप जो है प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ, जिसमें मोदी जी आए थे उस समय उनका ग्राफ 66-70 के लगभग। आज आप देख लीजिए उल्टा, और अभी राहुल जी का उसमें 17 था। अभी आप देख लीजिए उनका अगर 44 है तो उनका जो है 25। सर राहुल जी के बारे में, सर राहुल जी के बारे में आप कुछ एक दो लाइन जो है राहुल जी के व्यक्तित्व के बारे में। अच्छा, जो कि वो आज तक जैसे अमेठी से सांसद रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ काम किया है, और प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और उनको मतलब अभी है नहीं, कांग्रेस की तरफ से उनका नाम आते रहता है, तो वो बढ़िया काम करेंगे, उनके पास विजुअल बढ़िया है। इस तरह का थोड़ा बहुत जो है हम बोल रहे थे, आप जब सुन लिया जाए तो हमारा राहुल जी का ग्राफ बढ़ा। दूसरी बात, इनको 282 सीट मिला था भाजपा से, ये आ गए 270 और हमको 44 मिला था, हम चले गए 51 में, तो मेरा ग्राफ बढ़ा राहुल जी के नेतृत्व में। और आपने देखा कि राहुल जी की संप्रदायवादी को रोकने के लिए, बिहार हो चाहे कहीं भी, उन्होंने कंप्रोमाइज किया। सब कुछ तेजस्वी जी के साथ बड़े छोटे भाई का रिलेशन है, मिलकर चल रहा है। और आप देखे होंगे कि अभी जितने भी पक्ष के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें राहुल जी एग्रेसिव है, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के खिलाफ क्षमा माना है, और सारे लोग उनके कंधे में कंधे मिलाए। ठीक है सर, आप बैठ जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब जो है इस डिबेट शो को, एक सेकंड आ रहे हैं, अब इस डिबेट शो को आगे बढ़ाएंगे रुपेश झा।
उनको मैं दे रहा हूँ। थैंक यू अजीत जी, अमित जी। आप मेरे से भी बहुत गर्माहट बहस कर रहे थे और तमाम नेताओं का परिचय भी आपसे हो गया होगा। तभी बात शराब की हो रही थी और बात शराब की जब उठी है तो दूर तलक जाएगी सिर्फ पैनियर पर। हम अभी आप जनता सब जवाब ले लेते हैं। पीछे बैठे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है नेताओं के सामने बोलने में वो कुछ हिचक हो रही होगी, तो हम जाके पीछे पहले बात करें तो फिर आपके पास आएंगे। तो आप समझ रहे हैं, हम पीछे से ले लेते हैं एक बार, जनता ले लेगी सवाल, कांग्रेस होगी बीजेपी होगी। अब बोलिए आप। सर जी, मैं 2012-13 का टेट पास हूँ। जिस समय पहली बार चुनाव हुआ था तो उसमें बताया गया था जितने भी टेटधारी हैं सबको जॉब मिलेगा। आज 2019 समाप्त होने को है, 20 आने वाला है। मैं आप लोगों के सामने टेटधारी हूँ, खड़ा हूँ। अब ये बताए, मैं 36 वर्ष की उम्र हो गया है, 5 वर्ष और हो गया, 41 वर्ष होगा, 20 वर्ष फिर मेरी जॉब। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। और अगर कहीं भी किसी भी राज्य में अगर चुनाव में अगर शिक्षा मुद्दा हो तो समझ सकते हैं वो कि जनता कितना जागरूक है। और हमने पहले ही कहा आंध्र प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। आज पहली बार शिक्षा की बात आई है तो शिक्षा के बारे में पूछना चाहेंगे सत्ताधीश जदयू वाले से। सर क्या बात है, शिक्षा का स्तर नीचे क्यों गिर रहा है? कहीं से भी शिक्षा का स्तर नीचे नहीं गिर रहा है। हम नहीं कह रहे साहब, अभी जो नीतीश कुमार ने जो लोगों को नौकरी दिया तो उठा करके लोगों को नौकरी दे दिया। जो आज मतलब शिक्षा विभाग में नौकरी मिली, उठा के माने क्या, जाहिल लोगों को नहीं, पढ़े लोगों को, जो बेरोजगार थे उनको उठा करके नौकरी देने का काम किया और उसके घर में रोजी रोटी पहुंचाने का काम किया। जाहिर लोगों, पढ़े लिखे लोगों को उठा करके काम किया जो बेरोजगार थे। शिक्षा व्यवस्था बराबर क्यों गिर रही है बिहार की? तो मजाक बन रहे हैं। आप अभी बोले हैं हम सीनेट के मेंबर हैं और सीएमयू की धज्जियां उड़ रही है साहब, क्यों? कहीं से भी नहीं उड़ रही है। मतलब अभी जो है आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके बाद आपने पेपर निकाल नहीं पाया। आप बीपीएससी की बात करिए ना, बीपीएससी में भी देखिए हमारे कितने लोग यूनिवर्सिटी की बात करेंगे साहब। यूनिवर्सिटी के अंदर भी सारा काम हो रहा है। देखिए यहाँ जिसको विरोध करना वो विरोध करे, लेकिन शिक्षा के स्तर पर बिहार में आज भी अभी जो बीपीएससी जो अभी ये जो आया सामने अभी रिजल्ट आज और कल में जो रिजल्ट निकला है यूपीएससी की, तो बिहार जो है कि हर राज्य से नंबर 1 रहा। अभी राजद के प्रतिनिधि मुस्कुरा रहे हैं, उनके समय में शिक्षा ऐसा कोई खास नहीं थी और भी बदतर थी, उनसे हम जवाब लेंगे। और क्या मुस्कुरा रहे हैं शिक्षा? आज जो स्थिति है मोदी जी से और नीतीश जी से, बिहार देश की जनता, बिहार की जनता एकदम तरफ हो गया है। आज दारू के मामले में घर घर डिलीवरी हो रहा है। पहले तो एक दुकान था, जाके आदमी लाता था, फोन करता है, घर पर दारू पहुंचा देता है। और ये सरकार पलटी मारने में सिर्फ कुर्सी लालच, तो महागठबंधन को पूरे बिहार की जनता ने उनको वोट देकर जिताया था। ये चोर दरवाजा पे दोनों मिल गया। उनसे पूछना चाहेगा कि महागठबंधन कूद रहा है इस बार कि नीतीश जी क्या हुआ, और तेजस्वी जी का और लालू राबड़ी जी का पूरा महागठबंधन का हवा चल रहा है, एकदम जनसलाब उमड़ रहा है और महागठबंधन की जीत होगी। हम लोग पास कर लिए हैं, उम्र खत्म हो रहा है, तो आपके लिए क्या क्या योजना है? अरे भाई, उन्होंने कहा था, उन्होंने जो झूठा जुमलाबाजी करके उन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री कि हम हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, बोला था कि नहीं? उन्होंने सभी को कहा था पापा मोदी को वोट दीजिए, 15 लाख रुपया आएगा। कहाँ गया? 1 लाख रुपया दे देता आज तो आज हर गरीब खुश हो जाता। बोलता युवा बोलता पकौड़ा बेचो। अरे पकौड़ा बेचेगा कहाँ से? बहुत गर्माहट बहुत है। बोलता है पकौड़ा बेचे। अरे पकौड़ा युवा बेच लेंगे भाई, ठीक है, तो ठेला के पैसा देंगे, 50,000 तो दे दीजिए, एक दुकान लेंगे, पकौड़ा भी बेचेंगे, पैसा दीजिएगा मोदी जी तब ना। आपने कहा था हर एक युवाओं को नौकरी देंगे। आज पूरा देश का युवा बेरोजगार हो रहा है और पूरे बिहार में शिक्षा चरमरा गया है, अफसरशाह हो भी है। आज एक कार्ड के लिए इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन में लूट मचा हुआ, अफसरशाह पूरे बिहार में हो भी है। वो भी गरीब प्रश्न आंध्र प्रदेश से उठा है और दिल्ली तक गई है, इसलिए भाजपा के प्रतिनिधियों से उनका अपना पक्ष जानने का जो है एक
पर मौका देते हैं। तो क्या सर, मोदी का बराबर जो सवाल उठ रहा है रोजगार पर, पकौड़ा पर, तो ऐसा तो मजाक बन जाते हैं। देखिए, मजाक की कोई बात नहीं है। ये चुनाव देश का मुद्दा, बड़ा मुद्दा है। देश की सुरक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, और इन सारे मुद्दों पर मोदी जी खड़े उतरते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कोई उनके बराबरी में भी नहीं है। रोजगार में भी मैं बताता हूं कि युवाओं को कुशल बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर स्कीम चला है, हर जगह कुशल हो रहा है, और सभी विभागों में पहले से बहुत ज्यादा बहाली हुई है। आजादी वाले को तो सवाल करने का भी नहीं है, क्योंकि उनके समय में तो और शिक्षा, रोड, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही थी। उन पर सवाल करने का क्या पप्पू ने आपको दिखाया है क्या? किस मामले में 25 लाख रिक्तियां खाली है, 25 लाख रिक्तियां हैं केंद्र सरकार में खाली है, तो उसकी भर्ती भी हो रही है। 5 साल में सारा काम नहीं हो सकता, उसके लिए और समय चाहिए। उसकी शुरुआत हुई है, उसकी शुरुआत समय चाहिए, इनको और समय चाहिए। और हम पीछे बाबा से प्रश्न लेते हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, इनसे पूछते। मेरा मुद्दा यही है कि महामिलावट से देश नहीं चल सकती है। महामिलावट किसी भी समय किसी को बीमारी पैदा कर सकती है। देश की स्थिति कायम रखने के लिए एक मजबूत बहुमत वाली सरकार, जो अपने बहुमत प्राप्त करने के बावजूद भी अपने गठबंधन को धर्म मानकर निभाया और निभाएगी, जो कि 5 साल के क्रम में उन्होंने अपने को मजबूत सरकार देने का लक्ष्य दिखा दिया और आगे रहेगी। मुद्दा क्या होगा लोकसभा चुनाव का मुद्दा? राष्ट्रीय सुरक्षा, बस राष्ट्रीय सुरक्षा है ही, साथ ही साथ घर आंगन में नर से लेकर के नारियों तक की व्यवस्था की, जो कि एक प्रश्न पूछना होता सर, आपको देशद्रोही नहीं बनाएंगे ना? एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, पुलवामा अटैक कैसे हुआ? यह पुलवामा अटैक जो राष्ट्र के द्रोही है, उन लोगों ने साजिश के तहत मेरे देश के अंदर में घुसपैठ किया, जिनका जवाब हमारे सेना ने अपनी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ दिया, और सेना ने यकीनन बहुत जंबाजी से जवाब दिया। और हमारी भारतीय सेना बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और सहनशील और जंबाज है, इसमें कहीं किसी को शंका नहीं है। लेकिन साहब, कुछ आईडी इनपुट मिला था शायद कि हमला होने वाला है, इसके बाद सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? ये विपक्ष का आरोप है। यह विपक्ष मनमानी ढंग से कुछ भी कह सकती है, लेकिन मेरे देश के जवानों ने यकीनन, विश्वास मानिए, हर पहलू पर मेरा सेना बाखूबी के साथ अपने भारत के मान मर्यादा को अच्छा दृष्टि से संभालने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव के विपक्ष पूर्व मंडल, उनसे क्या सवाल क्या है आपका? मैं बैठे हुए मैं सवाल क्या कहूँ? जब रोड पर कहते हैं, अभी आपने सुना कि रोड पर चलते देखते हैं, परंतु मैं भी तो नाथनगर के प्रॉपर रहने वाला हूँ। कभी भी मैंने गरीब मोहल्ले में ऐसे वीआईपी नेता को नहीं देखा। वीआईपी नेता दावा करना है कि शैलेश कुमार वीआईपी नेता है, क्षेत्र में कभी नहीं दिखते हैं। हाँ, कांग्रेस का पक्ष लेते हैं। अभी हमारे बड़े भाई आजाद जी ने कहा पुलवामा की बात, मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके 6 महीना पहले रेलवे हादसा गोदराकांड करवाया। अभी आप देख लीजिए, हम अभी गुजर गए मनोहर पर्रिकर साहब रक्षा मंत्री थे। आप यह बताइए कि पठानकोट में हमला हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ गलती हुई है। उसके बाद उड़ी में हमला हुआ, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है। उसके बाद पुलवामा हुआ, 3 विदेश, 3 गुप्तचर, और यहाँ लोकल गुप्तचर, आईबी का गुप्तचर, सब लोग कह रहा है कि आप सावधान हो जाइए। उसके बाद हुआ, और उसका एक आतंकवादी मर रहा है, मेरा एक सेना मर रहा है, रोज मर। और आप यह बताइए कितना आप रोज मिसाइल और रोज कर रहे हैं, तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत है आपको? किसने आपको रोका है? और कांग्रेस को इतिहास बदल दिया है, भाजपा को औकात नहीं है कि वो उसका बदला कभी ले सकेगा। हमने बांग्लादेश को दिखा दिया मानचित्र पर, और आप वहाँ जा करके बिरयानी, इन्होंने बांग्लादेश को दिखाया, उन्होंने पाकिस्तान को दिखाया।
बस यही एक मुद्दा लोकसभा चुनाव में शायद बच गया है। शिक्षा व्यवस्था की कोई मुद्दा ही नहीं है। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था क्या मुद्दा, भागलपुर में शिक्षा व्यवस्था कैसी मुद्दा है? भागलपुर में शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। और जैसा कि मोदी सरकार आने का कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को दिया जाएगा, पर कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है। और अब मोदी सरकार जो फिर से वोट लेना चाहते उसी सरकार वोट लेना चाहती, तो क्या होगा मुद्दा? रामलला का मंदिर, उन्होंने कहा था रामलला मंदिर बनवाएंगे, कहाँ है रामलला मंदिर हमारे? बस रामलला मंदिर वही मुद्दा जिसे बीजेपी शायद भूल गई है। राम मंदिर मुद्दा हम ले रहे हैं। राम मंदिर मुद्दा पर पक्ष लेंगे बीजेपी का। राम मंदिर मुद्दा पर, राम मंदिर जहाँ बनना है वहीं बनेगा, लेकिन नहीं, वो समय है, न्यायालय के अधीन है, उसका हम लोग सभी जनता भी सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी सम्मान करती है। जो निर्णय आएगा हम लोगों को ऐसा बहुत सारा कानून है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, SC/ST एक्ट या कुछ, उसका अपने संशोधन किया, अध्यादेश लाया। इससे अध्यादेश क्यों नहीं? आप लोग विरोध कर रहे हैं क्या राम मंदिर का? कोई विरोध करेंगे राम मंदिर का आप लोगों में से? तो विपक्ष ही साथ है सर। आदेश अभी नहीं आया है, इसलिए हम लोगों को शब्द करना चाहिए, इंतजार कर लेना चाहिए। देखिए, जब चुनाव आता है तो इनको राम याद आता है। आज सुन लीजिए, राम मंदिर के लिए पूरा हिंदुस्तान साथ है। ये बनाएगा नहीं, ये उस पर राजनीति कर रहे हैं कि मंदिर नहीं, अगर मंदिर बन जाएगा तो भाजपा का तो मुद्दा खत्म है। वैसे भाजपा कैसे होगी? जदयू ने पहले ही साफ कर दिया है कि राम मंदिर मेरे लिए मुद्दा नहीं है, तो आज उनसे हम जानेंगे राम मंदिर किनके लिए मुद्दा। सबसे पहला मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि राजीव गांधी के समय में क्यों ताला खोला गया, उसके बाद मूर्ति क्यों रखी गई? मुद्दा वहां से शुरू होता है। सबसे पहले कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां पर ताला खुला, और कभी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाया, न 370 धारा नहीं चाहते हैं, बोलिए। और आप अध्यादेश से लाइए, हम नहीं मदद करेंगे, तब आप जरूर करेंगे। ऐसा माहौल बना है कि खुले मंच पर कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दा पर भाजपा को समर्थन देने को तैयार है, और भाजपा वजह से राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनना तय है, लेकिन न्यायालय के आदेश से मिलेगा। भाजपा कांग्रेस देने की बात कर रही है, साथ देने के लिए अब बात कर रही है, अभी तक तो विरोध कर रही है। राम मंदिर जब मुद्दा उठाते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। अब राम मंदिर के बारे में पुरोहित जी बैठे हैं, उनसे जानेंगे। राम मंदिर के साथ नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस इतना दिन राज किया, उन्होंने क्या किया है? आज जो भाजपा आया, माने एक भाई जो होता है क्या सीढ़ी पर तुरंत कर जाता है? इनके साथ समर्थन करने के बाद भाजपा राम मंदिर बनाएगा। हाँ, भाजपा बने तो इनको विश्वास है भाजपा राम मंदिर बनाएगी। इधर से हमारे साथ पूर्व पार्षद भी मौजूद है, हम उनसे हमेशा राम मंदिर। देखिए, जहाँ तक मुद्दा है राम मंदिर की, ये तो बात सही है, किसी इलेक्शन के समय याद आती है। अभी जब इस सवर्णों को आरक्षण देने के बाद आपने संविधान को बदल दिया थी रातों रात, और जिस समय के आरक्षण की बात हो रही थी, आप यही बीजेपी वाले पूर्ण विरोध कर रहे थे कि 51% 49% ज्यादा आरक्षण लग नहीं सकती। अभी आपने संविधान को बदल दिया सवर्णों को आरक्षण देने के लिए। तो आपने कहा था हम जब जीतेंगे जिनको 70 धारा खत्म करेंगे, क्या उसके लिए संविधान नहीं बना सकते? और जहाँ तक बात रही शिक्षा की, बिहार में शिक्षा की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है, अब बगैर ट्रेन शिक्षक को दिए हैं। पहले जो शिक्षा में बहाली हुई थी बजाज से कंपटीशन के थ्रू हुई थी, और वह शिक्षक अभी भी पढ़ाते हैं। और आपने जो शिक्षक बहाल किया है उससे वेतन बहुत कम देते हैं। जब महीना लगती है शिक्षक के जोड़ने में लग जाते हैं, भाई उसको 50,000 मुझे 10,000, ये सोचने में उसको मेंटेन करने में 15 दिन लग जाती है। 15 दिन के बाद फिर ध्यान जाता है मुझे महीना चौपट है बिहार, वो भी वेतन के कारण।
इस बार लोकसभा मुद्दा रहेगा शिक्षा व्यवस्था। काम लेते हैं आप समान वेतन दीजिए, लेकिन पैसा बहाली क्यों किए? लोकसभा चुनाव शिक्षा व्यवस्था मुद्दा रहेगी। दूसरी बात किसान की बात है, दूसरी बात किसान को आपने दूसरे जगह और जहाँ पे आपके शासन थे बीजेपी की, वहाँ भी आपने उसे छूट दिया। बड़े बड़े पूंजीपतियों का आपने अरब रुपया छूट दी, लेकिन बिहार में किसान को न तो आपने बिजली में छूट दी, न उसे किसी तरह के कर में रहा। शायद बीजेपी जिसे पप्पू समझ रही थी, वही पप्पू अब जो है जनता के बीच भी मुद्दा पहुंचाने में शायद कामयाब हो रहा है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योगपतियों को धन मिल रहा है, उद्योगपतियों को ऋण मिल रहा है, गरीबों को नहीं। कुछ युवा बेरोजगार कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं बीएससी की छात्र हूँ। मेरा ये है कहना कि जब कोई मतलब ये जब हम लोग को अभी बेरोजगार हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, तो जब कभी भी ऐसा यदि ये होता है कि रोजगार को दबाने के लिए अभी जैसे राम मुद्दा, तो इस सरकार की सबसे बड़ी जो खामियां है बीजेपी की सबसे बड़ी खामियां है कि जब रोजगार की रोजगार जब मतलब रोजगार की बात होती है, वो तो राम मंदिर लाते हैं या तो और कोई भी मुद्दा लगा के उस मुद्दा को दबाना चाहते हैं। तो ऐसा पुलवामा हम प्रश्न पूछेंगे, बीजेपी वालों से पूछेंगे आपका प्रश्न। राम मंदिर तो मुद्दा भारत में, राम तो भारत का अभिन्न अंग है, तो वो राम तो यहाँ हर समय रहना। मुद्दा क्या? राम का मुद्दा क्या? राम तो राम है, राम को मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। मुद्दा है राम मंदिर, तो जो है न्यायालय की चीज जब फैसला आएगी तो राम मंदिर बनेगी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको लगता है ना कांग्रेस पार्टी को दिक्कत। बोनस दे रहे हैं नहीं, इस महीने बोनस कैसे देंगे? मेरी वो तो बड़ी हाई राष्ट्रीय मुद्दा है। मैंने शुरू से कहा था कुछ स्थानीय मुद्दा है। श्रीमान जो जदयू के हैं वो सीनेट के अध्यक्ष हैं, सीनेट के सदस्य हैं। सर से मैं सर से डायरेक्ट ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि खेल, पढ़ाई, शिक्षा और खेल जो है एक दूसरे की पहलू है। सर आपको सब पता होगा कि स्थानीय अखबार ने कुछ दिन पहले निकाला था कि भागलपुर से 6 अरब रुपया खेल पर वापस जा रहा है सेंट्रल। और आपको पता है कि होना ही चाहिए कि नाथनगर जो क्षेत्र है, आप लोग तो सारे जनपति नाथनगर के प्रतिनिधित्व करते हैं, नाथनगर में एक भी खेल का ग्राउंड नहीं है। क्यों नहीं? आज तक इस तरह से हो रहा है। और हमारे यहाँ से कई तरह के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विधाओं में, खेल सुविधाओं में जाते हैं। वो मुद्दा आप लोग क्यों नहीं राष्ट्रीय मुद्दा बनाते? जवाब देना होगा आपको। खेल का पैसा वापस क्यों सर? ऐसा कहीं कोई बात नहीं कि खेल का पैसा वापस जा रहा। खेल का पैसा, पहले बात को सुनिए। खेल का पैसा आप देखेंगे, स्टेडियम भी बन रहा है, मालाई कॉलेज में स्टेडियम बना हुआ, CMB कॉलेज में स्टेडियम बना हुआ। राजद सच्चाई क्या? खेल का पैसा वापस जा रहा है। झन आज जो बिहार में अपराधियों का बोलबाला, शिक्षा तो बिहार से खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ जो युवा बेरोजगार, सब गरीब का जो जितना है, जो दारू जो बंद किया, हर घर में डिलीवरी हो गया दारू का। शिक्षा चौपट, और हमारे मोदी जी ने जो कहा था गंगा साफ करेंगे, एक हमारा नाथनगर का चंपा नदी जहाँ कर्ण बांध दिया था, वो नदी गंगा, यही बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका हम अभी सब खाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी का हो रहा है कि खेल का पैसा वापस जा रहा है क्या? हाँ, तब ये सरकार सिर्फ अपने कुर्सी के लिए 4 साल में 4 सरकार, ये हमारे चाचा जो नीतीश कुमार जी हैं, कखनी किसको धोखा दे देंगे, कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, उनका कोई वजूद ही नहीं बचा बिहार में। वो कब किधर भाग जाएगा उसका कोई पता नहीं। बताइए आप सर, आपके बहुत करीब हैं, इनके चाचा करके बहुत करीब हैं, आप क्यों इसमें भाजपा को धोखा क्यों देता? देखिए, धोखा उन्होंने नहीं दिया है, वो भ्रष्टाचार विरोधी आदमी है, किलो टॉलरेंस से वो काम कर रहे हैं। तो किसी कारण बस गए इनके साथ गलत फहमी में या जिस भी परिस्थिति में, लेकिन जब फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा आया तो वो वहां से फिर अपने जगह वापस, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो वापस आए। और आरजेडी वाले को उन पर कोई सवाल उठाने का है ही नहीं। अपराध पर मतलब मुद्दा क्या है? शिक्षा मुद्दा नहीं, स्वास्थ्य मुद्दा नहीं, सड़क मुद्दा नहीं। ये आरजेडी वाले कैसे ये अपराध का मुद्दा उठाएंगे? सबसे ज्यादा अपराध हुआ है तो
सबसे ज्यादा अपराध हुआ है तो आरजेडी के शासन में हुआ। आरजेडी से सवाल भी है, आरजेडी से एक प्रश्न है, आरजेडी से। अभी हमारे आरजेडी के नेता पप्पू जी ने कहा कि पलटू राम उनका नाम है। मैं इनके बात को जवाब देना चाहता हूँ। लालू जी ने कहा था जब गठबंधन नहीं हुआ था तो नीतीश जी के पेट में दांत, ये लालू जी ने कहा था। और उसके बाद फिर लालू जी ने उनसे गठबंधन किया और गठबंधन में उनके सीएम का ऐलान किया गठबंधन से पहले कि सीएम नीतीश जी बनेंगे। और जब सीएम बने नीतीश जी ने सोचा कि लालू जी फंस गए हैं चारा घोटाला में, चलो बेटवा है, बेटवा के साथ चलेंगे। लेकिन पता चला कि 30 बरस उम्र है और 28 प्रॉपर्टी के मालिक है, तो पता चला कि बापों के तर्ज पर बेटो चल रहे हैं। इस वजह से गठबंधन को उन्होंने खत्म करते हुए बस वही सवाल तेजस्वी का जो आरोप, जो तेजस्वी आरोप के ऊपर लगा है आरोप संपत्ति विवाद, उनका पीछा शायद अभी भी नहीं छोड़ रही है। अब कांग्रेस का अगर हम ले लेते हैं क्या ऐसा ना बोले कि हमारे साथ जो है अभी भी जो सत्रह व्यवहार हो रहा है। भाई ने कहा, मैं एक बात उनसे पूछना चाहूँ, यही नीतीश कुमार जी 5 करोड़ रुपया वापस कर दिया गुजरात का, यही नीतीश कुमार जी पत्ता खींच लिया। और यही जब मोदी जी यहाँ आए थे तो जब भीख मांग करके पैर पकड़ के कहा कि पटना को विश्वविद्यालय माने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, मोदी जी नहीं दिया। और दूसरी बात, अभी शिक्षा पर हम बोलना चाह रहे थे, क्योंकि आपने समय कम दिया हमको और सबसे बड़ी इसलिए कि 9 सीटें, इसीलिए आपने कम दिया। मेरा बात सुन लिया जाएगा। अभी आपने देखा तोमर प्रकरण हुआ, और अभी आपने अखबार में आज पढ़ा होगा कि प्रभास प्रकरण हुआ। एक लड़का 2 बार एक ही सत्र में 2 सर्टिफिकेट ले रहा है। तभी आप जो है यहाँ पर जो है आपने फुल फ्लेजेड वीसी नहीं किया, प्रभारी वीसी है। जिस समय उन्होंने डिग्री ली सर, उस समय शायद बिहार में नीतीश जी सरकार नहीं थी। जिस समय उन्होंने डिग्री ली 2 डिग्री प्रवास से नीतीश जी की सरकार नहीं थी। मैं एक बात पूछता हूँ, आज जब आप शपथ ले रहे हैं उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी आपसे बन जाए। और लास्ट पर हम उठाए सृजन, भागलपुर का महो घोटाला, सृजन का महो घोटाला। अब सृजन पर हम लोग ले लेते हैं, सृजन पर आपके पास आएंगे सर। सृजन पे 2000 करोड़ रुपए का घोटाला और सृजन घोटाला, अब तक क्या हुआ? सीबीआई के डायरेक्टर को क्यों हटाया गया? इसका जवाब दें एनडीए गठबंधन के लोग। क्यों हो रहा है आपको बताइए? जवाब देंगे एनडीए गठबंधन के लोग ना। जरवर झाला जब तक नहीं होता क्यों जाते ये लोग? ये सारे मंत्री मिला हुआ है, क्यों बोलते डीएनए का टेस्ट क्यों बोलते? अभी चर्चा ये है कि जिस समय की नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार थी उस समय सृजन घोटाला उजागर हुई और उसे लगने लगा एनडीए वाले को, मतलब नीतीश जी को ये लगने लगी कि मैं कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। इससे बचने के लिए एनडीए से ये किया और वो तो जांच में स्पष्ट पता चलेगी। मैं थोड़ा सा दूसरे मुद्दा पर जाना चाहूंगा। बाद में सर समय कम है, पहले प्रश्न ले लेते हैं, जवाब ले लेंगे। सृजन पे ओनली सृजन नीतीश कुमार जी अनपढ़ सबको टीचर बना दिए। क्यों जानते हैं? सृजन घोटाला पे हम ये कहेंगे, सारा जो सृजन घोटाला जो अभी तक ये हुआ तो ये 2014 से ये सबसे बड़ी भागलपुर का घोटाला रहा। और ये सरकार, हमको लग रहा है कि इस सरकार किसमें बचा रही है? ये सरकार सृजन घोटाले के जो अपराधी हैं उनको बचा रही है। ठीक हो, बता रहे हमारे एनडीए सरकार सृजन से कौन किसको बचा रही है? कोई नहीं बोलेगा। आइए सृजन से कौन किसको बचा रहा है? हाँ क्या बोले? घोटाला में कौन किसको बचा रहा है? मोदी बचा रहा है सृजन घोटाला में। हाँ, सृजन का पीछा साइंस और लोकतंत्र में पीछा नहीं छोड़ने वाला एनडीए। सृजन घोटाला राबड़ी देवी के शासनकाल में उत्पन्न हुआ है और अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए आज नीतीश कुमार को बदनाम किया जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार के द्वारा सीबीआई जांच बैठाया गया और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आने वाला बहुत जल्द उसमें उचित निर्णय भी नजर आएगा। डायरेक्टर का ट्रांसफर वो विभागीय हुआ है, ना कि सरकार के द्वारा किया गया है। सृजन पे टाल मचो अभी भी कायम है। सुनते देखिए, टाल मचो सृजन पे अभी भी कायम है। हम थोड़ा अनुरोध करेंगे संक्षेप में सर, सृजन से संक्षेप। पूरे बिहार में जब हमारा राजा, हम वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा सृजन घोटाला हुआ कि पूरा बिहार, पूरा देश, आज मुजफ्फरपुर की रिकार्ड रोज
रोज इसके राज में बालिकाओं के साथ क्या हुआ, भागलपुर में कितना सृजन घोटाला हुआ, नीतीश कुमार अब तक जवाब नहीं दे रहे। उसी के डर से आज भाजपा में मिल गए कि सृजन के हम जेल में चले जा। और एक मिनट, उन्होंने कहा था, जो नीतीश कुमार को कहा था आपका डीएन खराब है, नीतीश कुमार का कोई अता पता नहीं है बिहार में, वो कब किसके साथ जाएंगे? क्या है कि कल भाजपा को भी छोड़ के किसके साथ चल जाएंगे? आपके पास बाद में आएंगे। सृजन घोटाला के बारे में स्पष्ट हम कहेंगे कि सृजन घोटाला 2004 में मोदी जी यहाँ आए थे, 500 रुपया उन्होंने लिया मनोरमा देवी से, और उसके बाद कुमार ने लिया नहीं, सुशील मोदी। और एक बात आप बताइए, रेखा मोदी और उर्वशी मोदी दोनों का बैंक से निकला 3600 रुपया लोगों को मैनेज करने को दिया गया। और 2008 में भाई बहन है क्या बोले, फिर से बोलिए, कौन भाई बहन है? भगनी है, मोदी जी की भगनी है उर्वशी, और रेखा मोदी बहन है। और सुनिए, नीतीश कुमार 2008 में खुद 8 करोड़ रुपया और माला पहने हुए, और गंगवार साहब को मैनेज करने के लिए यहाँ भेजा। गंगवार साहब को मैनेज करने के लिए भेजा कांग्रेस का आरोप है। एक बात और सुन लिया जाए, एक बात स्पष्ट है कि ये जो घोटाला हुआ इसमें सारा मैनेज, अभी इसमें शाहनवाज जी खुद इन्वॉल्व है। उन्होंने 2500 मुसलमान का जो है वो खाता खुलवा करके सबौर में मैनेज करने का काम। आज विपिन शर्मा मेरा कहना है कि सृजन घोटाला में या सृजन मामला जो सामने आया, इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री का बयान ये आया कि सृजन